Bismillahirrahmanirrahim. Question 1. Which species represented by the following formula has the largest radius? याद रखिए, अगर हमारे पास कोई आइनिक स्पीशी है तो वो या तो कैट आइनिक हो सकती है या फिर एन आइनिक हो सकती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे पास कैट आइनिक स्पीशी है तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना साइज कम होगा, जबकि अगर एन आइनिक स्पीशी है तो जितना नेगेटिव में चार्ज ज़्यादा होगा उतना साइज बड़ा होगा। अब देखें, चूंकि ऑप्शंस में कैट आइन और न्यूट्रल भी मौजूद है तो कैट आइन और न्यूट्रल का साइज तो एन आइन से छोटा होता है, तो ये दो ऑप्शंस तो गलत हो गई। अब ये दोनों एन आइन है तो एन आइन पे जितना नेगेटिव में चार्ज ज़्यादा उतना साइज बड़ा, सो द आंसर इज अल्फा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब एन आइन बनाते हुए कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गेन करता जाता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो फिर जब न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि अब पहले से ज़्यादा हो गए उनकी तरफ अट्रैक्शन कम होगी तो वो वैलेंस शेल दूर चला जाएगा, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा और उसी को रेडियस बोलते हैं, यानी आइनिक रेडियस बढ़ जाएगा। अब जैसे ये देखें, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या था? 15 था, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17। फास्फोरस 5वें ग्रुप में है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए थे, उसने गेन किए तो -3 बन गया। इसका मतलब 15 पहले थे, 3 और आ गया, तो कितने हो गए टोटल? 18 इलेक्ट्रॉन। इधर सल्फर है, 16 था, छठे ग्रुप में था, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए थे, तो 16 पहले थे, 2 और, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन थे। 7वें ग्रुप में था, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए था, गेन किया, -1 बना दिया, तो 17 पहले, 1 मजीद आ गया, तो टोटल 18। तो ये तीनों क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इनमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ 15 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ 16 कर रहे हैं 18 को अट्रैक्ट, और यहाँ 17। तो कॉमन सेंस की बात है कि 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स को मोर इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका साइज क्या होगा? कम, और इसका साइज क्या होगा? इनमें से सबसे बड़ा। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 2. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एक्सेप्ट। अभी हमने डिस्कस किया कि जिन स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर था 7, उसने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 गेन क्यों किए? क्योंकि ये 5वें ग्रुप में था, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12। अब ये मेटल है, 2nd ग्रुप में है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 लूज कर सकता था, लेकिन इसने अगर 1 किया तो 12 में से 1 गया तो बाकी कितने रह गए? 11 इलेक्ट्रॉन। एफ का एटॉमिक नंबर 9 है, 7th ग्रुप में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसीलिए एफ पे क्या आएगा? -1। तो 9 पहले थे, 1 और आ गया, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, छठे ग्रुप में, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 गेन किए, -2। 8 पहले थे, 2 और आ गए, कितने हो गए? 10। अब आप देखें फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में
और नाइट्रोजन में इन आइंस की शक्ल में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। सिर्फ एक में ही 10 नहीं है, वो क्या है Mg+1, सो द आंसर इज बीटा। और अगर ये Mg+2 होता तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होते, तब ये भी इनका क्या होता, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन ओनली रिएक्ट विद NaOH। देखिए NaOH क्या चीज है, NaOH इज एन अल्कली। अब अल्कली के साथ दो चीजें रिएक्ट कर सकती हैं, या तो वो एसिडिक हो या वो एम्फोटेरिक हो। चूंकि ये मेटल्स हैं तो मेटल्स एसिडिक तो नहीं होती, पर एम्फोटेरिक हो सकती है। कौन सी होती है एम्फोटेरिक, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हों, और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होती हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, बेरिलियम की, क्योंकि ये ग्रुप में सबसे ऊपर है। नंबर ऑफ शेल्स कम है, शील्डिंग इफेक्ट कम है, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है, यानी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है। तो ऐसे एलिमेंट्स एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करते हैं। लिहाजा देखिए बेरिलियम NaOH से, जो कि एक अल्कली है, रिएक्ट करके सोडियम बेरिलेट और कौन सी गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अल्फा है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8A आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि 8A के वैलेंस शेल्स कंप्लीट हैं, वो स्टेबल हैं, वो किसी और एलिमेंट से या आपस में नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्ट नहीं करते, तो इसीलिए वो नोबल गैसेस कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक। बीटा, ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स। देखिए ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम है, ये सब के सब मेटल्स हैं, तो ये बात भी सही है। चार्ली, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस गोइंग डाउन द ग्रुप। अब मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, relatively lose electrons या relatively free electrons in the valence shell. जितने ज़्यादा होंगे उतना मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो टॉप टू बॉटम जब आप ग्रुप में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियस की वैलेंस या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो वो मोर फ्री हो जाते हैं। जब वो मोर फ्री होंगे क्रिस्टल लैटिस में ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे तो हम कहेंगे क्या बढ़ गया, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो ये भी सही है। डेल्टा, ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू पार्टिकुलर पीरियड हैव सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखिए मिसाल के तौर पे हमारे पास है जी फर्स्ट पीरियड, उसमें पहला एलिमेंट कौन सा है जी, हाइड्रोजन, और दूसरा एलिमेंट कौन सा, हीलियम। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 2 है। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो ये 1s1 है, जबकि ये क्या है 1s2 है। देखिए इसका ये वैलेंस शेल है, इसका ये वैलेंस शेल, तो देख के बताइए क्या इन दोनों की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है? बिल्कुल भी नहीं सेम। इसका मतलब ये बात क्या हो गई, गलत। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट हाइड्राइड। जब हम हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन, हमने पहले भी इसे मेमोराइज किया कि बेसिकली ये क्या है, के बी ई और एम जी, बेरिलियम और मैग्नीशियम का, तो हमने इसे कह दिया बेगम, और ये सी डी को हमने कह दिया कजन, और आई एन को कह दिया इंडिया से आई। बेगम, कजन, इंडिया से आई। तो बेगम से बेरिलियम और मैग्नीशियम, कजन से कैडमियम और जिंक हो गया, और इंडिया से आईएन हो गया इंडियम। तो इन 5 एलिमेंट्स के हाइड्राइड क्या है, इंटरमीडिएट, जबकि इनसे जो लेफ्ट वाले होंगे उनके हाइड्राइड आयनिक ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एलिमेंट एंड हाइड्रोजन, जबकि राइट साइड पे जो होंगे वो कोवेलेंट ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या लेस मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन। तो अब क्वेश्चन क्या था कि इंटरमीडिएट हाइड्राइड बताना है। तो इंटरमीडिएट हाइड्राइड इनमें से कौन सा है? आंसर अल्फा, मैग्नीशियम का हाइड्राइड। जबकि ये एन का हाइड्राइड क्या है, देखिए ये कोवेलेंट होगा।
F का हाइड्राइड क्या है, कोवेलेंट होगा, सोडियम का हाइड्राइड क्या होगा, आयनिक होगा। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 6, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट, सारी बातें गलत हैं सिवाय एक के। डाउन द ग्रुप द एलिमेंट बिकम्स लेस रिएक्टिव इन ग्रुप 2 एलिमेंट्स, बिल्कुल गलत, क्योंकि जब आप ग्रुप 2 में मूव करेंगे तो ऊपर से नीचे नंबर ऑफ शेल्स बढ़े, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम हुई, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी कम। तो 2a में तो मेटल्स हैं, मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा, तो ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी कम होने की बजाय क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। बीटा क्या है, इन ईच पीरियड ग्रुप 1 एलिमेंट इज लेस रिएक्टिव देन ग्रुप 2 एलिमेंट। देखिए अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें, सपोज हमारे पास थर्ड पीरियड है, उसमें क्या है, पहला एलिमेंट सोडियम और दूसरा एलिमेंट मैग्नीशियम, तो कहते हैं जी रिएक्टिविटी जो है फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट की क्या है, कम है सेकंड से। हालांकि ऐसा नहीं है, आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है कि लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं, एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, जबकि नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, लिहाजा शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहता है। तो फिर सेम शेल में रहते हुए न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। जब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा तो फिर रिएक्टिविटी कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स में जो राइट वाला एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, जबकि लेफ्ट वाला मोर रिएक्टिव होगा। तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। चार्ली, पोलराइजेशन अक्कर्स व्हेन अ स्मॉल कैटाइन डिस्टॉर्ट्स द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ लार्ज एनाइन, कि जब एक छोटा कैटाइन लार्ज एनाइन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करता है, डिस्टॉर्ट करता है, तो पोलराइजेशन होती है। अब देखें मिसाल के तौर पे हमारे पास एक है बेरिलियम सल्फेट और एक है बेरियम सल्फेट। अब इन दोनों में क्या सिचुएशन है, देखिए बेरिलियम इतना सा है जबकि सल्फेट का साइज बहुत बड़ा है। अब यहाँ सल्फेट भी ऐसा है और बेरियम भी ऐसा है, तो आपको पता है रिलेटिव जो सॉल्युबिलिटी है बेरिलियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट की, वो कुछ यूं है कि बेरियम सल्फेट तकरीबन हल नहीं होता वाटर में, जबकि बेरिलियम सल्फेट उसकी निस्बत आसानी से हल हो जाता। तो अब हुआ क्या कि ये जो बेरिलियम जो छोटा कैटाइन है वो क्या करता है, इस एनाइन को डिस्टॉर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है। और जब डिस्टॉर्शन होगी ना तो बेसिकली कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा आ जाएगा, और जब नहीं होगी तो फिर कौन सा करैक्टर ज़्यादा आ जाएगा, आयनिक करैक्टर। इसका मतलब बेरिलियम सल्फेट मोर कोवेलेंट है देन बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट आयनिक है, तो रिलेटिव चार्जेस की जो आपस में अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, इसीलिए सॉल्युबिलिटी कम है। तो ये बात क्या है, सही है। डेल्टा क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ 2a ग्रुप इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अभी हमने बात कर ली कि 2a ग्रुप के सल्फेट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती नहीं है ऊपर से नीचे, बल्कि कम होती है। तो ये बात गलत। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। अब अगर हम किसी भी आयन की एक्वस सोल्यूशन में स्टेबिलिटी की बात करें तो याद रखें जितना वीक कॉन्जुगेट बेस होगा वो एक्वस सॉल्यूशन में उतना स्टेबल होगा। इसके लिए देखिए ये जितने भी एनाइन हैं, जैसे ऑक्साइड आयन, जब इसे वाटर में डालेंगे तो वाटर से H+ लेके ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी बचेगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन। फ्लोराइड आयन वाटर में डालेंगे H+ लेके HF बना देगा, बाकी हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्लोराइड आयन वाटर से H+ लेके HCl और हाइड्रो ऑक्साइड आयन। हाइड्राइड आयन वाटर से H+ लेके H2 और बाकी हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अब ये तमाम के तमाम वाटर से H+ लेके ये
जो रिएक्शन हुआ है ये कर सकते हैं, मतलब सब के सब हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं किसके अंदर, इन एक्वस सोल्यूशन में, यानी सब के सब बेसेस हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास जो बेसेस मौजूद हैं उनमें कौन कौन से मेन बेसेस हैं, उनमें ऑक्साइड है, अब ये देखिए ये ऑक्साइड मौजूद है, फ्लोराइड है, ये फ्लोराइड मौजूद है, क्लोराइड है, ये क्लोराइड मौजूद है, हाइड्राइड नहीं है। इन तीनों को देखते हैं सबसे पहले। आप देखें ऑक्साइड, फ्लोराइड और क्लोराइड में सबसे वीक बेस कौन सा है, क्लोराइड है। इसका मतलब क्या है, वीक बेस होने का मतलब ये वाटर से प्रोटॉन आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, इसका मतलब वाटर में एज सच रहेगा, तो फिर वाटर में क्या होगा, स्टेबल होगा। जबकि H नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वाटर से फौरी H प्लस लेके H2 और हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनमें सबसे वीक बेस कौन है, क्लोराइड आयन, तो वो वाटर में क्या होगा, स्टेबल। सो द आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स। देखिए ये जो ऑप्शंस हैं ये हमें बता रही हैं कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब मेटल आपने सेम रखनी है। अब अगर हम मेटल सेम रखें, जैसे सोडियम आयन रख दी और ये हैलाइड चेंज कर दिए, तो अकॉर्डिंग टू फैजन्स रूल एन आयन का साइज जितना छोटा होता है उतना आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास आयनिक कैरेक्टर देखना है तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, फ्लोराइड में या आयोडाइड में, फ्लोराइड में, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड। सो द आंसर विल बी अल्फा। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम क्या करते कि एन आइन सेम रखते और कैट आइन बदलते तो ऊपर से नीचे ऐसे साइज बढ़ता जाता है। तो फैजन्स रूल के मुताबिक जितना कैट आइन का साइज बड़ा होगा उतना आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा आयनिक कौन होगा, रुबीडियम फ्लोराइड ना के लिथियम फ्लोराइड। और इन चारों में सबसे ज़्यादा आयनिक सोडियम फ्लोराइड होगा ना के सोडियम आयोडाइड। तो बहरहाल आंसर अल्फा। क्वेश्चन 9, एज मूव फ्रॉम ग्रुप 1A टू ग्रुप 2A, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड इज इनकरेक्ट। कौन सा ट्रेंड गलत है ये हमने बताना है। अल्फा, मेटेलिक रेडियस डिक्रीजेस। भाई जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मिसाल के तौर पे सोडियम से मैग्नीशियम, तो क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 है, जबकि शेल्स सेम है। तो जब शेल्स सेम है तो 11 प्रोटॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे या 12 प्रोटॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो 12 प्रोटॉन ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो फिर क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब पहली बात क्या है, सही है। बीटा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। देखिए अभी हम कह रहे थे कि जब प्रोटॉन ज़्यादा है लेफ़्ट टू राइट, शेल सेम है यानी शील्डिंग इफेक्ट सेम है, तो मैग्नीशियम का जो न्यूक्लियस है इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो फिर क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी यानी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होगी। ये भी सही है। चार्ली, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अगर हम ये कह दें कि ये थर्मल स्टेबिलिटी जो है ये हाइड्रोक्साइड्स की है, तो ज़रा देखिए गौर से। मैं कहता हूँ जी फर्स्ट ए में हमारे पास है लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब हम इसको हीट करते हैं और इसकी डीकम्पोजिशन देखते हैं, तो ये क्या होगा, H और OH मिल के बनाएगा वाटर, और साथ बनना चाहिए Li2O। और अगर इसी तरह हमारे पास राइट साइड पे बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड है, तो बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड जब हीट करने पे डीकम्पोज होगा तो इससे बनाना चाहिए BeO और वाटर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये जो BeO बना है उसके अंदर बेरिलियम +2 है, और ये जो लिथियम ऑक्साइड बना है इसमें लिथियम +1 है। तो चूंकि बेरिलियम का चार्ज ज़्यादा है, चार्ज टू साइज रेशो भी ज़्यादा है, तो ऑक्साइड से अट्रैक्शन ज़्यादा होगी।
तो बेरिलियम का ऑक्साइड मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू लिथियम ऑक्साइड। अब देखिए, जब लिथियम का ऑक्साइड कम स्टेबल है ना, तो इसका मतलब है लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड आसानी से डीकंपोज नहीं होगा, यानी मुश्किल से होगा ये रिएक्शन। जबकि बेरिलियम ऑक्साइड चूंकि मोर स्टेबल है, लिहाजा बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड की डीकंपोजिशन आसानी से होगी। तो अब देखिए, बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड का है राइट साइड पे, तो राइट साइड वाला थर्मली अनस्टेबल है क्योंकि आसानी से डीकंपोज हो जाता है, तो इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई, ये भी सही है। डेल्टा, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इंक्रीजेस। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड चेक कर लेते हैं। फर्ज किया हमारे पास है सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड जो कि फर्स्ट ए से है, और मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड जो कि सेकंड ए से है। अब अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ये सॉल्युबल कैसे होते हैं वाटर में, ऐसे आयोनाइज होके। तो अब आयोनाइज तो वही आसानी से होगा जिसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। तो अब देखिए क्या है, सोडियम का चार्ज जो है वो बेसिकली 1 है, मैग्नीशियम का चार्ज 2 है। अभी हमने बात की थी कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर मैं कहूँ इसका साइज 2 है तो इसका साइज 1 होगा। तो देखिए किसकी चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा है, मैग्नीशियम आयन की या सोडियम आयन की? मैग्नीशियम आयन की। तो इसकी हाइड्रो ऑक्साइड से अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, तो ये हाइड्रो ऑक्साइड कम देगा या ज़्यादा देगा? कम देगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट सॉल्युबिलिटी बढ़ी नहीं है बल्कि क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, बढ़ेगी, तो ये बात गलत थी। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 10, विच आयन हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन? देखिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन बेसिकली डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशो में, और जितनी चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा होगी उतनी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगी। अब देखें, चूंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है हीट ऑफ हाइड्रेशन की, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम उसकी होगी जिसका चार्ज मैक्सिमम होगा। तो अल्फा और बीटा में चार्ली और डेल्टा की निस्बत चार्ज कम है, तो ये तो ऑप्शंस हो नहीं सकते। अब चार्जेस सेम है तो फिर उसकी ज़्यादा होगी जिसका साइज कम होगा। तो अब बेरियम और मैग्नीशियम में अपने ग्रुप में ऊपर कौन है? मैग्नीशियम है, तो उसका साइज कम होगा और हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन आयन? देखिए, हमारे पास चौथे ग्रुप के आयन्स दिए हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि चौथे ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आते हैं। अब ये जो लोअर एलिमेंट्स हैं टिन और लेड, ये दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, Sn+2b और Sn+4b। इसी तरह Pb+2b और Pb+4b, जबकि ऊपर वाले सिर्फ 4 ही शो करेंगे। अब ये जो +2 शो करते हैं ये किस वजह से शो करते हैं? एक्चुअली इसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी जो लोअर मेंबर्स हैं उनमें क्या होता है, एक पेयर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, उसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो +4 की बजाय ये क्या शो करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, चूंकि ये लोअर मेंबर्स हैं तो इनमें f ऑर्बिटल्स की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होगा, पुअर होगा। तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन जितनी होनी चाहिए उससे रिलेटिवली क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फिर वो जो एक पेयर है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले पाएगा, यानी वो क्या शो करेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी आम तौर पे जो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +4 की बजाय क्या होगी, +2 होगी। तो अब लेड या टिन में से कोई भी हो उसकी +2 वाली +4 से ज़्यादा स्टेबल होगी। तो टिन में तो लिखा हुआ है +4 की ज़्यादा स्टेबल है, तो गलत हो गई, जबकि यहाँ लेड के बारे में लिखा हुआ है कि +2 की ज़्यादा स्टेबल है +4 से। सो द आंसर विल बी चार्ली।
क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। देखिए ऑक्साइड्स के बारे में हम जान चुके हैं कि राइट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होंगे। देखिए अब यहाँ नाइट्रोजन है, ये रहा नाइट्रोजन, कार्बन है उसका ऑक्साइड है, बेरिलियम का ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। तो देखिए हमें नज़र आ रहा है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, फिर कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिडिक हैं, पर नाइट्रोजन का ऑक्साइड मोर एसिडिक होगा देन कार्बन ऑक्साइड। क्यों? कि ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा, ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोनिक एसिड, सो द आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन 13, विच ग्रुप कंसिस्ट इंटायरली ऑफ मेटल्स। देखिए अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 2 है ये सारे का सारा मेटल्स, जबकि ग्रुप 4A में जब हम चलते हैं तो कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं, जर्मेनियम मेटलाइड है और टिन और लेड मेटल्स हैं। यानी इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलाइड्स भी हैं। जब हम 6A में चलते हैं तो ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल्स हैं, सिलीनियम मेटलाइड है, टिलोरियम और पोलोनियम मेटल्स हैं, इसमें भी सारी वेराइटी है। 7A में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या है? नॉन मेटल्स, जबकि एस्टाटीन जो है वो मेटलाइड करैक्टर शो करती है। तो अब इसमें भी दोनों तरह के एलिमेंट्स हैं। सवाल ये था कि किस में सारे के सारे मेटल्स हैं, तो वो सिर्फ किस ग्रुप में है? सेकेंड ग्रुप में। सो द आंसर विल बी अल्फा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, अभी हमने डिस्कस किया कि ऑक्साइड में जितना नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट ज़्यादा होगा उतना एसिडिक करेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो अब अल्फा ऑप्शन में देखें, क्लोरीन का ऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड और फास्फोरस का। देखिए ये क्लोरीन का है, ये सल्फर का है, फास्फोरस का। तो क्लोरीन का ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगा देन सल्फर के ऑक्साइड के, और ये ज़्यादा एसिडिक होगा फास्फोरस के ऑक्साइड के। तो फिर इसका मतलब अल्फा बात क्या है, सही है या गलत है? सही है। सो द आंसर विल बी अल्फा। जबकि अगर आप देखें यहाँ डेल्टा में या चार्ली में, तो यहाँ Na2O की बात की हुई है, तो ये ज़्यादा बेसिक है। फिर MgO है, ये उससे कम बेसिक है, और फिर Al2O3 उससे कम बेसिक है। मतलब ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं दिया हुआ, ये किसका है? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया हुआ। अगर बेसिक स्ट्रेंथ के लिहाज से पूछा जाता तो फिर चार्ली आंसर होता। क्वेश्चन 15, इन अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। कौन सी प्रॉपर्टी हमेशा टॉप टू बॉटम ग्रुप में इंक्रीज होती है? अल्फा मेटेलिक करेक्टर। देखिए जब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो पहली बात नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे कम होगी, तो वो मोर डीलोकलाइज हो जाएंगे। तो फिर इसका मतलब मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये बात सही है। बीटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऊपर से नीचे जब मूव करेंगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो फिर न्यूक्लियस की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम हो जाएगी, लिहाजा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो चूंकि इंक्रीज पूछा था तो इसलिए ये बात क्या होगी? ये बात गलत होगी। चार्ली, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऊपर से नीचे जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाता है, यानी ऑक्सीडाइज होना आसान हो जाता है। तो फिर दूसरे को रिड्यूस करना आसान होगा, यानी रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। डेल्टा, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, भाई हमने अभी बात की थी कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिड्यूस होने की ताकत नहीं बढ़ती बल्कि ऑक्सीडाइज होने की ताकत बढ़ती है, तो ये उसका उलट होगा। तो फिर एक ही बात है जो ऊपर से नीचे इंक्रीज होती, कौन सी? अल्फा। क्वेश्चन 16, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस एंड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स शो एम्फोटेरिक कैरेक्टर। अभी हमने डिस्कस किया कि एम्फोटेरिक कैरेक्टर कौन से एलिमेंट्स शो करते हैं, इनको मेमोराइज कैसे करना है। देखिए अल्लामा इकबाल गे इंडिया यानी एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम, 80 सब भाई आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, गे सिंध पंजाब जर्मेनियम टिन और लेड, और बेगम जिद्दी है बेरिलियम और जिंक। इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक हैं, जबकि पीरियोडिक टेबल में इनसे लेफ्ट वाले बेसिक और राइट वाले क्या होंगे, एसिडिक। तो क्वेश्चन क्या था, एम्फोटेरिक कैरेक्टर वाला ऑक्साइड बताना था, तो इनमें से कौन सा दिया हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो द आंसर विल बी डेल्टा। अब यहाँ जो सिलिकॉन का ऑक्साइड है और फास्फोरस का ऑक्साइड, ये क्या होंगे, एसिडिक, जबकि मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए यहाँ थर्ड ग्रुप से स्टार्ट किया हुआ है, बोरॉन है, चौथे ग्रुप से कार्बन, पांचवें से नाइट्रोजन और छठे से ऑक्सीजन। अब देखें अगर हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें इनका आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। मसलन जो थर्ड में है वो क्या होगा, NS2 NP1, 4 में क्या होगा, NS2 NP2, 5 वाला होगा NS2 और NP3, 6 में क्या होगा, NS2 और NP4। अब आप देखें कि आप लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे हैं तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो वैसे ही क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन देखिए P1, P2 और P4 अनस्टेबल है क्योंकि पार्शली फिल्ड है, लेकिन जो P3 होता है ये हाफ फिल्ड है, ये ज़्यादा स्टेबल है, लिहाजा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो फिर क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट 5A तक यानी थर्ड ए से 5A तक तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन छठे ग्रुप पे आके कम हो जाएगी। क्यों कि पांचवें ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है P के हाफ फिल्ड होने की वजह से छठे के P4 यानी पार्शली फिल्ड होने के लिहाज से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। तो चूंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ था ग्रेटेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इनमें सबसे ज़्यादा किसकी हुई, नाइट्रोजन की। सो द आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन 18, विच फॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद ज़ीनॉन। तो देखिए वो सिर्फ फ्लोरीन ही है, क्यों कि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है हैलोजेंस में से, तो उसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा है। तो ये मसलन कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है, एक हमारे पास होता है ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड XeF2, इसी तरह हमारे पास है XeF4, सिमिलरली XeF6, इसी तरह हमारे पास XeO4 भी होता है, XeOF4 भी होता है और XeO2F2 भी होता है। तो ये कुछ कंपाउंड्स है ज़ीनॉन के जो कि फ्लोरीन के साथ बनते हैं। तो सो द आंसर विल बी अल्फा। विच हैलोजन हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब देखिए ये हेलाइड्स है, तो हेलाइड्स में क्या है कि F, इसी तरह Cl, Br और I, ऊपर से नीचे जनरली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ कुछ इस तरह का ट्रेंड है कि सबसे ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की है, या यूं कह लें कि क्लोरीन की फ्लोरीन से अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा है और थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आए और इसको आप F नेगेटिव बनाना चाहें तो ये जो थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है,
और दूसरी बात, जो इसका न्यूक्लियस है वो इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कम करेगा। जब अट्रैक्ट कम करेगा तो एनर्जी रिलीज भी कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। तो फिर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है? Cl की। तो आंसर बीटा। अगर हमसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हैलोजेंस का ऑर्डर पूछा हो तो याद रखिए सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो किसकी है? वो क्लोरीन की है, उसके बाद ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, और सबसे कम किसकी है? आयोडीन की। क्वेश्चन 20, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20 is placed in which period of the periodic table? याद रखिए जो पीरियड होता है ये बेसिकली नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो इसका मतलब पहले शेल में 2, दूसरे में 8, फिर 8 और फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट मीन्स कितने शेल्स होंगे? 4 शेल्स। तो ये किस पीरियड में होगा? 4th पीरियड में। सो द आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन 21, इन द पीरियोडिक टेबल अक्रॉस अ पीरियड देयर इज वेरिएशन इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। चूंकि लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली एटॉमिक नंबर बढ़ता है और एटॉमिक नंबर असल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस होते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। तो ये वाकई बढ़ता है, बिल्कुल ठीक। बीटा, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं, लिहाजा शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट रहेगा। ये भी सही है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, तो जब शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होगा तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो फिर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। अब जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो डेल्टा पे क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज होगी। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 22, नेम ऑफ रेयर हैलोजन अमंग द फॉलोइंग इज। देखें हैलोजन्स में से रेयर हैलोजन जो है वो क्या है? एस्टाटीन। एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है और इसका जो सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप भी है, तो उसकी हाफ लाइफ सिर्फ कितनी है? 8.3 आवर्स। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 23, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अल्फा ऑल लैंथेनाइड्स आर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप। इसके लिए हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं। देखिए ये लैंथेनाइड्स हैं, तो ये एक हॉरिजेंटल रो में है, यानी ये ग्रुप नहीं है बल्कि ये एक पीरियड है, तो ये गलत हो गया। बीटा, ऑल हैलोजेंस आर प्रेजेंट इन सेम पीरियड। देखिए हैलोजेंस एक वर्टिकल कॉलम्स में पड़े हैं, तो ये क्या है? ये एक ग्रुप है, ये पीरियड नहीं है। ऑल नोबल गैसेज आर प्रेजेंट इन सेम पीरियड, ये नोबल गैसेज हैं, ये भी वर्टिकल कॉलम है, ये भी क्या है? एक ग्रुप है, पीरियड नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं सेकंड ए में, तो ये पूरा एक वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप है, तो ये बात क्या हुई? सही। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 24, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? पहली बात, गेन्ड इलेक्ट्रॉन, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए गेन्ड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। एपरेंट चार्ज इन कंपाउंड, एक कंपाउंड में जो जाहिरी चार्ज होता है उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, या एक्चुअल चार्ज इन अ कंपाउंड। तो अब बाय डेफिनेशन, क्योंकि अब देखिए ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है, तो फिर हम कैसे चलेंगे? हम चलेंगे बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? एपरेंट चार्ज इन अ कंपाउंड, वो कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन 25, वेरियस ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर पीरियड आर बेस्ड ऑन देयर। देखिए एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट कम होता है, तो ये भी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे ग्रुप में कम होती है, लेफ्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज होती है, ये भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज, तो ये भी क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। सो द आंसर विल बी डेल्टा। Question 26. Elements in the same vertical group of the periodic table have same. अगर ग्रुप सेम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है और लिथियम, अब दोनों का ग्रुप सेम है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो बराबर नहीं हो सकता। एटॉमिक नंबर इसका 1 है, इसका 3 है, ये भी बराबर नहीं हो सकता। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s1 है, इसकी लिखें 1s2 और 2s1। अब देखें इसका ये वैलेंस शेल है, इसका ये है, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बात क्या हुई, सही हुई। सो द आंसर विल बी 4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आप देखें दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, डिफरेंट है। Question 27. Which of the following oxides has molecular structure as distinct from a giant structure? अब अगर हम बात करते हैं ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर की, तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, खास तौर पे फर्स्ट ए और सेकंड ए के, चूंकि ये आयनिक होते हैं तो इनकी जाइंट नेटवर्क मेटालिक स्ट्रक्चर होती है। चौथे ग्रुप के ऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल होता है, लेकिन सिलिकॉन का ऑक्साइड एक जाइंट नेटवर्क कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, जबकि Cl2O एक छोटे से मॉलिक्यूल की शक्ल में होता है। तो क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड हैज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ जाइंट स्ट्रक्चर, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की जाइंट आयनिक टाइप स्ट्रक्चर होगी, सिलिकॉन की जाइंट नेटवर्क कोवेलेंट स्ट्रक्चर होगी, जबकि Cl2O एक छोटे से मॉलिक्यूल की शक्ल में होगा। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 28. द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज, अभी हमने डिस्कस किया था कि हैलोजेंस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर क्या है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर फ्लोरीन की है, और सबसे कम किसकी है, आयोडीन की। सो द आंसर विल बी डेल्टा। Question 29. Which of the following oxide will produce strongest acid when treated with water? देखिए जब हम Cl2O को वाटर में डालेंगे तो हमारे पास बनेगा HClO, Cl2O7 को वाटर में डालेंगे तो बनेगा HClO4, P2O5 को वाटर में डालेंगे तो बनेगा H3PO4 फास्फोरिक एसिड, और जब SiO2 को वाटर में डालेंगे तो बनेगा H2SiO3। अब इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HClO4। तमाम नॉन एसिड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग HClO4 है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक सोल्यूशन कौन बनाएगा, Cl2O7। सो द आंसर विल बी बीटा। Question 30. Which of the following is a favorable factor for cation formation? देखिए कैटाइन फॉर्मेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करना, और इलेक्ट्रॉन लूज करने का ताल्लुक किससे है, आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होगा, यानी कैटाइन फॉर्मेशन इजी होगी। तो एक ही ऑप्शन है, सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 31. In second period, which of the following will have highest electrical conductivity? देखिए अब ये सेकंड पीरियड है, पहला एलिमेंट है लिथियम, दूसरा बेरिलियम, फिर बोरॉन और फिर क्या है, कार्बन। क्वेश्चन ये है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताना। देखिए लिथियम से जब हम बेरिलियम तक जाते हैं तो इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है। अब बेरिलियम तक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब आगे इलेक्ट्रॉन 3 और 4 हैं, लेकिन ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अचानक से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर इसका मतलब इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस एलिमेंट की होगी, बेरिलियम की होगी। सो द आंसर विल बी चार्ली।
जबकि जो कार्बन है बावजूद इसके कि ये नॉन मेटल है, पर ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर और 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से फेयरली गुड कंडक्टर है, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेरिलियम से फिर भी कम है। सो द आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होता है। कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं। और ये सॉल्युबल कैसे होते हैं, ऑक्साइड देते हैं वाटर में, जो कि वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड। अब अगर हम इस ऑर्डर के मुताबिक आंसर देखें तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, डेल्टा। लेकिन इसको जस्टिफाई करते हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। इन सब के साथ ऑक्साइड जुड़ा हो तो अब क्या होगा, ऑक्साइड का साइज तो सब में सेम है, अब इनका चार्ज भी सब में सेम है, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसका साइज इंक्रीज होता जाता है। अब जब इसका साइज इंक्रीज होगा तो चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीज होगी, तो फिर ऑक्साइड से अट्रैक्शन भी कम होगी। तो मैं यूं कह सकता हूं कि बच्चों इसकी लैटिस एनर्जी ऊपर से नीचे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे जैसे लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी तो फिर सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ती जाएगी। तो फिर सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, बेरिलियम ऑक्साइड की। सो द आंसर विल बी डेल्टा। Question 33. The characteristic of element within any one particular group of the periodic table is best described by the fact that alpha elements are either all metals or all non-metals. देखिए ये ज़रूरी नहीं है, जैसे फर्स्ट ग्रुप में बाकी सारे मेटल्स हैं, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं चौथे ग्रुप की तो कार्बन, सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटलाइड है, टिन और लेड मेटल्स हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ये बात क्या हो गई, गलत। बीटा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब ये बात भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें मेटल्स के अंदर ट्रेंड और है, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर जो ट्रेंड है वो और है। देखिए मेटल्स में क्या होता है, फर्ज किया अल्कली मेटल्स हैं तो इनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियस का डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से जो अट्रैक्शन का वो पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या होगा, वो कम, लिहाजा बाइंडिंग फोर्सेस वीक और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। लेकिन हैलोजेंस की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों, कि वो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करती हैं, तो ऊपर से नीचे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग, लिहाजा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो ये दोनों ट्रेंड शो करता है। चार्ली, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द एलिमेंट जनरली डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये ऊपर से नीचे क्या होती है, ये डिक्रीज होती है। क्यों, कि पहली बात नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, फिर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम होगी, लिहाजा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे कम होगी। तो ये बात सही है। सो द आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन 34, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। एल्फा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इज यूजुअली नेगेटिव। अब फर्ज किया हमारे पास है Cl, आइसोलेटेड गैशियस एटम में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इसका न्यूक्लियस इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और अट्रैक्शन में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो रिलीज के लिए कौन सा साइन होता है,
नेगेटिव, बिल्कुल ठीक। बीटा टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल। जैसे देखिए फर्ज किया अगर HCl का एक मॉलिक्यूल है तो इसमें ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे ना कि कैपेसिटी ऑफ Cl टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, यानी अगर इधर एटम ही ना हो तो शेयर्ड पेयर कहाँ से आएगा, तो इसके लिए वाकई मॉलिक्यूल होना लाजमी है। चार्ली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एसोसिएटेड विद एटम। जैसे देखें कि Cl आइसोलेटेड गैशियस एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसे यूनी नेगेटिव आइन बनाने में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। तो बिल्कुल इसका ताल्लुक एटम से है, ये भी सही है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, नहीं, आमतौर पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, कांस्टेंट। मिसाल के तौर पे फर्स्ट ग्रुप में लिथियम +1 है, इसी तरह सोडियम भी +1। इसी तरह अगर हम बात करते हैं चौथे ग्रुप की, तो अभी हमने डिस्कस किया था उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट है। तो जैसे कार्बन है वो +4 या -4 शो करता है, और जब आप नीचे लेड और टिन पे जाते हैं तो उनमें क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 भी शो करते हैं ये और +4 भी शो करते हैं। तो अब अगर इस +4 से इसको कंपेयर करें तो आप देखिए क्या हुआ है, ये चार्ज बढ़ा है या कम हुआ है, तो कम तो हो सकता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, पर बढ़ नहीं सकता। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 35, विच ऑफ द एलिमेंट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनमें फर्स्ट बी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, जिसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है, और इनमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो किसकी है, सिल्वर की, उसके बाद कॉपर की, और सबसे कम इनमें से किसकी है, गोल्ड की। अब इनमें एक ऑप्शन मौजूद है, कौन सी, कॉपर, तो फिर आंसर क्या होगा, 4। क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज रिलेटेड टू एटम। बिल्कुल अभी डिस्कस किया कि फर्ज किया ये आइसोलेटेड गैशियस एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसे जब यूनी नेगेटिव आइन बनाएंगे तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी। तो एटम से रिलेटेड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल। अभी हमने बात की कि जैसे HCl का मॉलिक्यूल है तो हम कहेंगे ना कि इस Cl की कैपेसिटी टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई, ये भी सही है। चार्ली, नाइट्रोजन हैज़ -7 किलो जाउल पर मोल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बहुत कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है नाइट्रोजन की। क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और फिर 2p3 है। अब देखिए अगर इसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो p में ऐड होगा, पहली बात। दूसरी बात, p में पहले कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो ये क्या है, हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड तो क्या होता है, अच्छा खासा स्टेबल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये p4 हो जाएगा, यानी पार्शली फिल्ड हो जाएगा, जो कि हाफ फिल्ड से कम स्टेबल, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, तो ये भी सही है। डेल्टा, नियॉन हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप 8 है। बिल्कुल गलत, ग्रुप 8 है में सबसे ऊपर कौन है, हीलियम, तो उसका साइज सबसे छोटा है। न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, नियॉन की नहीं होगी। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 37, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन। हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली डिपेंड करती है किसके ऊपर, चार्ज टू साइज रेशो के ऊपर। जितना चार्ज ज़्यादा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, जितना साइज ज़्यादा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी कम। तो फिर चार्ज ऑन आइन भी ठीक है, साइज ऑन आइन भी ठीक है, और दोनों बातें कहाँ दी हुई हैं, चार्ली में। सो द आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन 38, मेटेलिक कंडक्शन इन्वॉल्व्स relatively free movement of their electrons। देखिए मेटल्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है वो किसकी वजह से होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की फ्री मूवमेंट की वजह से होती है।
उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की मूवमेंट का कोई लेना देना नहीं है। सो द आंसर विल बी चार्ली। अगर यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का जिक्र होता तो फिर यहाँ क्या होता, फिर आयंस की बात होती। जैसे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो एक्वस या मोल्टन फॉर्म में कंडक्टर होगा तो उसकी वजह उसमें फ्री आयंस होंगे। क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद स्टीम? कौन सा एलिमेंट स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता? देखिए, सबसे पहली बात हमने अभी जिक्र किया था कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करें तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, फर्स्ट ए से सेकंड ए तक आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो फिर रिएक्टिविटी क्या होगी? रिएक्टिविटी कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कली मेटल्स जो हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। इसका मतलब उनका तो रिएक्शन हो जाएगा, तो फिर लिथियम भी ऑप्शन नहीं हो सकती, सोडियम भी नहीं हो सकती। बचे कौन? बेरिलियम और मैग्नीशियम। अब देखिए, बेरिलियम और मैग्नीशियम एक ग्रुप के मेंबर हैं। हम जानते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम होती है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी कम। अब ऊपर से नीचे जब ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो फिर रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा। अब जब रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब हमने तो वो बताना है जो रिएक्ट नहीं करता या कम रिएक्ट करता है, तो वो कौन होगा? बेरिलियम और मैग्नीशियम में से वो बेरिलियम ही होगा। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 40, द एलिमेंट्स ऑफ 1A एंड 2A सब ग्रुप्स आर नोन एज। अब अगर हम 1A में से सपोज लिथियम की बात कर लें जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2 2s1। और बेरिलियम की बात कर लें सेकंड ग्रुप में से, एटॉमिक नंबर 4, ये क्या है? 1s2 2s2। अब दोनों में गौर से देखें, जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो किन ऑर्बिटल्स में फिल हो रहे हैं? s ऑर्बिटल में। तो जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में फिल हो रहे होते हैं तो वो किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? s ब्लॉक से। सो द आंसर विल बी चार्ली। Question 41, which one of the following determines the position of an element in the periodic table? केमिकल रिएक्टिविटी का पोजीशन से कोई ताल्लुक नहीं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, ये इंपॉर्टेंट बात है। वजह कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो किस बेस पे अरेंज की गई है? एटॉमिक नंबर, जिसे दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग SPDF हैज इनकरेक्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? देखिए, S ब्लॉक में है तो जैसे अभी डिस्कस किया था कि लिथियम के वैलेंस शेल के S में 1 इलेक्ट्रॉन और बेरिलियम में 2, यानी 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। P में होगा तो P में 1 से 5 नहीं होते, 1 से 6 होते हैं, तो ये गलत हो गया। चार्ली, अगर हम D ब्लॉक की बात करें तो D ब्लॉक में अगर S चौथा फिल हो रहा होता है तो D तीसरा होता है, यानी n-1 होता है, और D में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर F की बात करें तो अगर फर्ज किया S 7वां है तो F ना 7वां होता है ना छठा, वो 5वां होता है, यानी n-2 होता है, और D वो उससे एक कम होता है, यानी अगर S 7वां है तो ये छठा होगा, यानी n-1, और D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये सही है। तो गलत कौन सा है? बीटा। क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग टू से अबाउट फ्लोरीन? पहली बात, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, यानी रिड्यूस होने की सलाहियत ज़्यादा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब वाकई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ये सही है, बीटा। लीस्ट मेटेलिक एलिमेंट, भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है
वो मोस्ट नॉन मेटेलिक होता है। तो जो मोस्ट नॉन मेटेलिक होगा वो लीस्ट मेटेलिक होगा, ये भी सही है। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, नॉन मेटल्स में जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा, तो ये भी सही है। फॉर्म लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड, ये लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड बनाता है। भाई अगर इसके हाइड्राइड की बात करें तो HF है। अब HF को अगर आप 2000 डिग्री सेल्सियस भी दे दें ना, तो ये H2 और F2 में जो कन्वर्जन है वो ना होने के बराबर होती है। बल्कि अगर मैं इसको ये कहूं कि 1000 डिग्री सेल्सियस दे दें तो ये जो डीकम्पोजिशन है ये 0% होती है, यानी एक भी मॉलिक्यूल डीकम्पोज नहीं होता। तो क्या हुआ, ये लीस्ट स्टेबल हुआ है या मोस्ट स्टेबल है? तो मोस्ट स्टेबल हुआ। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 44, विच ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट? देखें, मैग्नीशियम की कम है एल्यूमिनियम से, हालांकि सेकंड ग्रुप की थर्ड ग्रुप से ज़्यादा होती है, तो गलत हो गया। सिलिकॉन की ज़्यादा है फास्फोरस से, पांचवें की चौथे से ज़्यादा होती है, ये भी गलत हो गया। मैग्नीशियम की ज़्यादा है एल्यूमिनियम से, अभी हमने बात की थी मैग्नीशियम सेकंड में है और एल्यूमिनियम थर्ड में है। तो अगर हम सेकंड ग्रुप की और थर्ड ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, वो भी जनरल, तो देखिए सेकंड वाले होंगे NS2, थर्ड वाले होंगे NS2 और NP1। अब जो सेकंड ए है उनका इलेक्ट्रॉन निकलना है S से जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड वालों का P से जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए पहली बात, S का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, यानी न्यूक्लियस की S वाले इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। दूसरी बात, S में होते 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। दूसरी बात, P का पेनिट्रेशन इफेक्ट कम है और ये 1 इलेक्ट्रॉन है यानी पार्शली फिल्ड है, तो ये लेस स्टेबल या अनस्टेबल, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो फिर सेकेंड ए की आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ए से क्या होगी, ज़्यादा, यानी मैग्नीशियम जो कि सेकेंड ए का है दैट विल हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन एल्यूमिनियम जो कि किस ग्रुप का है, थर्ड ए का। सो द आंसर विल बी चार्ली। Question 45, which one of the following is the correct order for the bond energies of halogen molecules? देखें, ये हैलोजन मॉलिक्यूल्स में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज ऐसे बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ पे साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए। मतलब FF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि चूंकि FF का साइज बहुत छोटा है और हर F के ऊपर 3 लोन पेयर होता है, तो साइज छोटा होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा करीब होंगे, तो एक दूसरे को ये जो लोन पेयर हैं ये बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, रिपेल। जब ये रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो तोड़ना आसान हो जाएगा, यानी FF की बॉन्ड एनर्जी ClCl से कम हो जाएगी। तो अब FF की बॉन्ड एनर्जी ClCl से कम है, कितनी है? FF की 155 है, ClCl की 243 है, जबकि नीचे उसी तरह से बॉन्ड एनर्जी कम होती है, क्योंकि साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर हमसे ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन और सबसे कम आयोडीन की। तो इनमें से ऐसा ऑर्डर कहाँ नज़र आ रहा है? अल्फा पे। सो द आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन 46, इन पीरियोडिक टेबल डाउन द ग्रुप, पहली बात नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, बिल्कुल ऊपर से नीचे शेल बढ़ते जाएंगे। बीटा शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, जब शेल बढ़ेंगे तो शेल्स में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनकी आपस में रिपल्शन बढ़ेगी। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, तो फिर न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 47, melting point and boiling point of elements increase up to group 4A and then decrease among the following elements of period 3 which has highest melting point। देखिए जनरल जो ट्रेंड है वो क्या है? अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, इसी तरह 4A, 5A, 6A, 7A और 8A की
विद इन अ पीरियड। तो क्या होता है, फर्स्ट ए में जो एलिमेंट होता है उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक होता है, सेकंड ए में 2, थर्ड ए में 3, 4 ए में 4 होते हैं, जबकि 5 ए में कम होके 3, 6 ए में 2, 7 ए में 1 और 8 ए में कोई भी नहीं होता। तो इस तरह अप टू 4 ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग बढ़ने से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, जबकि अप टू 8 ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग कम होने की वजह से बाइंडिंग फोर्सेस वीक और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। लेकिन अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो फास्फोरस किस ग्रुप का मेंबर है, 5A का मेंबर है, सल्फर किसका है, 6A का है, आर्गॉन किसका है, 8A का है, और क्लोरीन किसका है, 7A का। देखिए फास्फोरस P4 होता है, सल्फर S8 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है और आर्गॉन मोनोएटॉमिक होता है। तो अब इस ट्रेंड के मुताबिक सबसे ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फास्फोरस का होना चाहिए। लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या ट्रेंड होता है, यहाँ ये होता है कि भाई सल्फर का फास्फोरस से भी ज़्यादा हो जाता है। अब हो क्यों जाता है, क्योंकि सल्फर में 8 एटम्स हैं और फास्फोरस में 4 हैं। तो सल्फर में फास्फोरस की निस्बत नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होने की वजह से पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट ज़्यादा होंगे, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो फिर सबसे ज़्यादा इन 4 एलिमेंट्स में से किसका हुआ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सल्फर का। सो द आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन 48, व्हेन एन एटम ऑफ ग्रुप 7A एलिमेंट्स बिकम्स एन आइन देन विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स। यानी 7A का एलिमेंट है, फर्ज किया Cl है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और Cl पे -1 आ गया, ये बात बता दी उसने। इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फर्दर, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। क्यों कि जैसे इसका एटॉमिक नंबर 17 था, पहले में 2, दूसरे में 8 और फिर 7 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए था, तो जब उसने ले लिया तो अब 2, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये स्टेबल है, ये मजीद इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, तो गलत हो गया। बीटा इट लूजेज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, भाई अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज ही करना होता तो ये गेन क्यों करता, तो ये बात भी गलत हो गई। चार्ली इट्स आयनिक रेडियस बिकम्स लार्जर, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, जबकि यहाँ 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, तो उनकी तरफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, लिहाजा साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये बात सही है। डेल्टा इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब देखिए सबसे पहली बात, भाई अब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, ये जो लिया हुआ इलेक्ट्रॉन है ये लूज कर सकता है, यानी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है वो दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जो एनाइन होगा 7A ग्रुप का वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये बात क्या हो गई, ये बात गलत हो गई। तो सही बात कौन सी थी, सिर्फ 4। क्वेश्चन 49, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन जो है ये है 4थे ग्रुप में और फास्फोरस किस में है, 5वें ग्रुप में, तो इनमें तो कोई एनॉमलस बिहेवियर ही नहीं है। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है जी, 14 और फास्फोरस का 15, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक प्रोटॉन बढ़ गया, जबकि शेल सेम थे, शील्डिंग इफेक्ट सेम था, तो फास्फोरस के न्यूक्लियस की इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, लिहाजा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो फिर ये ट्रेंड होगा। तो अब ऐसी बात हमें कहाँ नज़र आ रही, अल्फा पे, कि फास्फोरस एटम हैज़ 1 मोर प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस देन सिलिकॉन, सो द आंसर विल बी अल्फा। Question 50, many properties of an element and its compound can be predicted from the position of the element in the periodic table. What property could not be predicted in this way? देखिए अल्फा है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड, तो हमें पता है जो मोर मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक, और जो मोर नॉन मेटेलिक हैं उनके एसिडिक, और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनके एम्फोटेरिक। बिल्कुल सही है।
फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, भाई फर्स्ट ग्रुप का Na2O है जैसे, सेकंड का MgO है, थर्ड का Al2O3 है, बिल्कुल हम बता सकते हैं। चार्ली, द चार्ज ऑन इट्स आइन, ये भी हम बता सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाले +1 Na+1, सेकंड वाले +2 जैसे Mg+2, थर्ड वाले +3 जैसे Al+3, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा नंबर ऑफ आइसोटोप्स इट हैज़, नंबर ऑफ आइसोटोप्स नहीं बता सकते, क्यों कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो आप देखें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेस पे अरेंज किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो अब इन तीनों के एटॉमिक नंबर तो सेम है, लिहाजा इनकी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल भी सेम होगी। तो हम एटॉमिक नंबर देख के ये नहीं बता सकते कि उसके आइसोटोप्स की तादाद कितनी है, सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 51, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज, देखें अब ये एक ग्रुप दिया हुआ है, फर्स्ट ए ग्रुप, तो हमें पता है ग्रुप में ऊपर से नीचे रेडियाई जो है वो इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब लिथियम, सोडियम, फिर पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम तक साइज बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम किसका होगा, लिथियम का, जबकि लिथियम तो यहाँ दरमियान में लिखा हुआ है, तो फिर इसका मतलब ये क्या है, गलत है। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जो 3D सीरीज है हमारे पास, जिसमें ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये देखिए सक, टी, कर, मन, फी, को, नी, क्यूजन। तो इनमें तकरीबन ये जो दरमियान में 4-5 एलिमेंट्स हैं, इनके साइजेस तकरीबन क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। चार्ली, अब देखें अगर ये पीरियड की बात करें तो पीरियड में लिथियम पहले होगा, फिर बेरिलियम होगा, फिर बोरॉन होगा, और आगे चल के 5वें में नाइट्रोजन आ जाएगा। हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज या रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो फिर इनमें सबसे छोटा साइज किसका, नाइट्रोजन का, फिर साइज किसका होगा, बोरॉन का होगा, तो यहाँ किसका लिख दिया, बेरिलियम का, तो ये भी गलत हो गया। अब ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, जैसे थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम है, फोर्थ में सिलिकॉन है, फिफ्थ में फास्फोरस है, और आगे क्या है, सल्फर। तो अभी हमने बात की कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो अब सबसे छोटा साइज इनमें से किसका होगा, सल्फर का, फिर देखिए फास्फोरस, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, तो ये बिल्कुल सही है, सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 52, द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स विच इंक्रीज इन पीरियड्स एज वेल एज ग्रुप्स इज, तो याद रखें वो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, दैट इज डेंसिटी, सो द आंसर विल बी बीटा। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज, जबकि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप डिक्रीज और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इंक्रीज होता है, जबकि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट आता है। अब डेंसिटी टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ओवरऑल इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि जो लोअर मेंबर्स होते हैं उनमें एफ ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। अब जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जितनी अट्रैक्शन होनी चाहिए उससे ज़रा ज़्यादा होगी, तो फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब हो जाएंगे, तो जब करीब हो जाएंगे तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लिहाजा ओवरऑल डेंसिटी बढ़ जाएगी। जबकि लेफ्ट टू राइट तो नंबर ऑफ शेल सेम है, शील्डिंग इफेक्ट सेम है, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैसे ही अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता जाता है, लिहाजा डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। जैसे देखें अगर ये सेकंड ग्रुप है, इसमें पहले एलिमेंट की बात करें और आखिरी की बात करें तो आपके सामने है कि टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज हो गई। इसी तरह अगर हैलोजेंस में आप नॉन मेटल्स में बात करें तो ये पहले एलिमेंट की है और ये आखिरी एलिमेंट की है, तो ओवरऑल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब जैसे बेरियम है, ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट पे है और आयोडीन कहाँ है, राइट पे। अब आप गौर से देखें तो बेरियम की कम है और आयोडीन की क्या ज़्यादा है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट भी डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। सो द आंसर इज
बीटा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।